प्रिया ने अपनी पूरी गर्भावस्था के दौरान दमयंती जी से सीधे मुंह बात तक नहीं की, उल्टा खरी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दमयंती जी हर बार खून के आंसू पी जाती। संजू भी अब ज्यादातर प्रिया का ही साथ देने लगा था। उसे लगने लगा था कि उसकी मम्मी का दिमाग बुढ़ापे की वजह से सठियाने लगा है। उसकी एक वजह यह भी थी कि प्रिया का हर बारी संजू के दिमाग में दमयंती जी के खिलाफ बातें भरना। संजू भी दमयंती जी को बात बात में झिड़कने लगा था। अब दमयंती जी अपने आप को बिल्कुल अकेले समझने लगी थी। प्रिया ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अब तो प्रिया रात दिन अपने बेटे के लाड़ दुलार में व्यस्त रहने लगी। दमयंती जी थोड़ा भी अपने पोते को खिलाने आती तो प्रिया उन्हें अपने बेटे के पास भी नहीं आने देती। प्रिया ने बड़े प्यार से अपने बेटे का नाम सोनू रखा। एक दिन सोनू खेल रहा था। दमयंती जी उसे उठाने गई तो प्रिया चिल्लाकर बोली, आपने हाथ धोए थे, आपको शायद पता नहीं इन हाथों में कितने कीटाणु होते हैं। दमयंती जी बोली, बहू मैंने हाथ धोए हुए हैं इसलिए ही सोनू को उठा रही थी। प्रिया बोली, आप वापस मेरे सामने हाथ धोकर आइए फिर ही आप सोनू को उठा सकती हैं। दमयंती जी प्रिया का यह असामान्य व्यवहार झेलते झेलते तंग आ चुकी थी। अब तो संजू भी उनसे सीधे मुंह बात नहीं करता था। दमयंती जी बोली, बहू यह मत भूलो कि भगवान सब देखता है। आज तुम मेरे साथ जो कर रही हो कल के दिन तुम्हारे साथ भी यही सब होगा। प्रिया हंसने लगी और बोली, मम्मी जी आप मेरे बारे में इतना मत सोचिए, हो सके तो मुझे शांति से जीने दीजिए। अपने कमरे में पड़ी रहिए, मेरे बेटे को छूने की कोशिश भी मत करिए। दमयंती जी अब अपने कमरे से ज्यादा निकलती भी नहीं थी क्योंकि वे जानती थी रोज रोज के तानों से बेहतर हैं कि वे भी अब अपने कमरे तक ही सीमित रहें। वे जान चुकी थी कि अब घर में किसी को उनकी जरूरत नहीं है। धीरे धीरे सोनू बड़े होते जा रहा था। बहुत बार वह अपनी दादी माँ के कमरे में चला जाता और उनसे बातें करने लगता, मगर प्रिया उसे डांट डपट कर वापस कमरे से खींच कर ले आती और कहती, तुम सिर्फ मेरे बेटे हो, उस बुढ़िया के पास जाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। अकेले कमरे में दमयंती जी का भी दम घुटने लगा था। गांव में से बार बार बुलावा आने के कारण दमयंती जी को गांव जाना ही उचित लगा। संजू और प्रिया ने दमयंती जी को रोकने की कोशिश भी नहीं की। संजू को भी अपनी पत्नी की बातें ही सही लगती, इसलिए वह भी अपनी मां से एक शब्द ना बोला। दमयंती जी ने सोनू को प्यार करना चाहा मगर उन्हें प्रिया की बातें याद आ गई और वह गांव के लिए रवाना हो गई। प्रिया उनके जाने के बाद बोली, अच्छा हुआ बला टली। अब संजू और प्रिया सोनू के साथ मजे में रहने लगे और वहां गांव में दमयंती जी अपने पुराने से मकान में जाकर बस गई। शहर से ना कभी संजू और प्रिया उन्हें फोन करते और ना ही कभी दमयंती जी बेटे बहू को फोन लगाती। दमयंती जी ने इस उम्र में आचार बनाकर बेचना शुरू कर दिया ताकि वे अपने खाने के पैसे निकाल सकें, क्योंकि बेटे बहू ने तो हाथ में ज्यादा पैसे तक नहीं दिए थे। दिन महीने साल गुजरते गए। वहां सोनू जवान हो चला था, उसकी शादी की उम्र हो गई थी। अपनी दादी के कमरे को यूं खाली पड़ा देख उसे बचपन की यादें जब जहन में आती तो वह अपनी मम्मी प्रिया से पूछता, मम्मी यह जो खाली कमरा है जहां दादी रहती थी वे अब कहाँ हैं? अब वे यहाँ क्यों नहीं रहती? वे मुझे बहुत प्यार करती थी। प्रिया कहती, बेटा तुम्हारी दादी ने मुझ पर बहुत अत्याचार किया, हमेशा आराम करती रहती और मुझसे घर का सारा काम करवाती। तुम्हें याद नहीं कैसे इस कमरे से बाहर तक नहीं आती थी और मैं दिन भर रसोई में खटती रहती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम आइंदा से कभी इस घर में उनका नाम ना लो। सोनू बोला, मम्मी जिस औरत ने मेरी माँ को परेशान किया हो उस औरत से मेरा भी कोई वास्ता नहीं। इस तरह प्रिया ने सोनू को भी अपने वश में कर लिया था। सोनू ने भी दादी के बारे में पूछना बंद कर दिया था। दमयंती जी गांव में सोचती रहती, अब तो पोता सोनू भी बड़ा हो गया होगा, काश मैं कभी सोनू से मिल पाती। दमयंती जी भी बेटे बहू के पैसों की मोहताज नहीं रही थी।
वे आत्मनिर्भर तो बन चुकी थी, साथ साथ बेटे बहू को कभी याद भी नहीं करती थी। प्रिया सोनू के लिए लड़की देखने लगी, तब किसी परिवार के रिश्तेदार ने लड़की रोमा का रिश्ता सुझाया। रोमा की तस्वीर देखी तो घर में सभी को लड़की तुरंत पसंद आ गई। रोमा गांव की थी मगर पढ़ी लिखी और बहुत होशियार थी। सोनू और रोमा के घरवालों ने मिलकर रिश्ता पक्का कर दिया और थोड़े ही समय बाद रोमा घर की बहू बनकर आ गई। अकस्मात अटैक के कारण संजू की मृत्यु हो गई और प्रिया टूटकर बिखर गई। प्रिया को रोमा ने उन दिनों खूब संभाला, जिससे प्रिया में वापस जिंदा रहने की शक्ति आई, वरना वह तो टूट ही गई थी। धीरे धीरे सब वापस नॉर्मल होने लगा। रोमा भी सोनू की तरह नौकरी पर जाने लगी और दोनों की गृहस्थी चलने लगी। थोड़े महीने गाड़ी पटरी पर चली, मगर एक रोज जब रोमा घर पहुंची और उसने देखा कि खाना बना हुआ नहीं है, तो वह गुस्से में प्रिया से बोली, मां जी मैं थककर ऑफिस से आती हूँ, आप पूरा दिन घर में अकेले क्या करती हैं, आज खाना क्यों नहीं बनाया आपने। प्रिया बोली, बहू आज कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। रोमा चिल्लाकर बोली, मम्मी जी सिर्फ खिचड़ी या दलिया ही बना देती, आपको तो पता है मैं ऑफिस से थककर आती हूँ और खाना बना हुआ नहीं मिलता है तो मेरा पारा चढ़ जाता है। उतने में वहाँ सोनू भी आ गया। सोनू भी रोमा की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ मम्मी आप दिन भर घर में रहती हो, एक खाना ही तो बनाना होता है। रोमा मेरी कमाने में मदद करती हैं, तभी तो इतने खर्चे निकल पाते हैं। आज सोनू और रोमा से ऐसी बातें सुन प्रिया को अपना अतीत सामने खड़ा दिखाई दे रहा था। प्रिया को अपने आप में दमयंती जी और सोनू में पति संजू की छवि दिखाई पड़ रही थी, मानो दूर से दमयंती जी यही दोहरा रही हो, बहू यह मत भूलो कि भगवान सब देखता है। प्रिया समझ चुकी थी यह तो अभी शुरुआत है, आगे जाकर उसका भी हाल अपनी सास जैसा हो जाएगा, क्योंकि जो जैसा करता है वैसा भरता भी है। प्रिया को आज मन कर रहा था कि वह दमयंती जी की खबर निकाले, मगर घर में क्या कहेगी, और दमयंती जी को तो अपने बेटे संजू के निधन की भी खबर नहीं दी गई थी। किस मुंह से दमयंती जी के सामने जाती, यही सोचकर निढाल सी होकर बैठ गई और भगवान के सामने आकर रोने लगी और बोली, हे भगवान मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है। मैंने मां समान सास को बिल्कुल इज्जत नहीं दी, इसलिए अब शायद मुझे भी ऐसे दिन देखने पड़ेंगे जो मेरी सास ने देखे होंगे। हे भगवान मुझे भी उठा ले, क्योंकि मुझ में तो इतनी शक्ति भी नहीं कि मैं यह कहर सहन कर पाऊं। प्रिया फुट फुट कर रो रही थी। दोस्तों किसी ने सच ही कहा है, कर्म बहुत ध्यान से करो, क्योंकि जो जैसा करता है वैसा भरता भी है, क्योंकि भगवान सब देख रहा है। आपकी क्या राय है? आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कृपया अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें तथा मेरी अन्य रचनाओं को पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।